डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिस पे हम खेती किसानी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करते हैं ताकि आपकी खेती किसानी में परिवर्तन लाकर आपकी आय को बढ़ाया जा सके। हर बार की तरह अलग अलग विषय लेकर आते हैं और आपकी भूमिका इस कार्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि आप डायरेक्ट लाइव इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं अपने सवालों के साथ और आपकी समस्या का समाधान करते हैं। हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए एक्सपर्ट, विषय से जुड़े हुए जो एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, वो समाधान करते हैं। तो आज ऐसे कौन से विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं जिस पर आप जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेलो किसान के इस अंश में आज हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और कौन से विषयों पर समस्या का समाधान करेंगे। मखाना की रुपाई एवं प्रबंधन किस प्रकार से करना है और किस तरीके से आप प्रबंधन करके अच्छा खासा मुनाफा मखाने से कमा सकते हैं। साथ ही आम के बागों की देखभाल करना कितना आवश्यक है, क्योंकि आने वाला समय आमों की मांग में बढ़ोतरी देखने को मिलती है और ऐसे समय में देखभाल करना बहुत आवश्यक है लगातार उसे उत्पादन लेने के लिए। अब इन दोनों विषय से जुड़ने के लिए, इन दोनों विषय से जुड़े हुए कोई भी सवाल पूछने के लिए आपको पता है क्या करना है। 3 माध्यमों का इस्तेमाल कर आप हेलो किसान के इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। सबसे पहला जो माध्यम है वो टोल फ्री नंबर का माध्यम है। टोल फ्री नंबर नोट कर लीजिए 1800113060, 1800113061। फ़ोन करते समय आपको हमेशा की तरह 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि आप ध्यान रखते भी हैं। आपको टेलीविजन की आवाज़ कम रखनी है ताकि बातचीत के समय कोई बाधा उत्पन्न न हो। साथ ही साथ आपके फोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि बेहतर संवाद को स्थापित करके आपकी समस्या का सही तरीके से समाधान किया जा सके। साथ ही आप व्हाट्सएप के जरिए भी इस कार्यक्रम से जुड़कर अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 8800520717। व्हाट्सएप करते समय भी किसान भाई 2 बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आप जहां से अपना सवाल हमें भेज रहे हैं, जगह का नाम और सवाल के साथ अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आप ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर लीजिए hellokisan2015@gmail.com। तो इन 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए। हेलो किसान के इस कार्यक्रम में अपना कोई भी सवाल है उस सवाल को इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाइए, अपनी समस्या का समाधान पाइए। और अब आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस कार्यक्रम में जो आन बान शान है करते हैं आपकी समस्या का समाधान है, यानी जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे आपको रूबरू कराते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। सर आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। आपका स्वागत है सर। इसके साथ ही आज हमारे साथ दूसरे मेहमान जो कि स्काइप के माध्यम से ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर अजय कुमार त्रिवेदी जी हैं। डॉक्टर अजय कुमार त्रिवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप हैं प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से। आपका भी स्वागत है सर। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी से। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, इस बार के बजट में सबकी निगाहें थी कि खेती किसानी को क्या मिलने जा रहा है और सबकी जो उम्मीदें थी उस पर सरकार हमारी खरी उतरी और बिहार के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की। खासकर मखाने को लेकर अगर हम बात करें, बिहार के अंदर मखाना बोर्ड गठन कर दिया गया है और इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आने वाले समय में मखाने को एक नया कीर्तिमान स्थापित कराएगी। किस प्रकार से इस फैसले को आप देखते हैं और मखाने की खेती को लेकर अगर हम बात करें, बिहार में कितनी क्षमता है, बिहार के किसानों के लिए कितना बड़ा ये अवसर है? पुलकित जी, बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हमारा देश का बजट प्रस्तुत हुआ और मखाना के बोर्ड के गठन की जो है घोषणा की गई और उसके साथ साथ ही हमारे कृषि मंत्री जी का भी जो है उनका दौरा दरभंगा में हुआ, वो पानी में मखाना के खेत में उतर गए। तो ये बहुत बड़ी उत्साहवर्धक बात है बिल्कुल हमारे देश के किसानों के लिए और विशेषकर बिहार के किसानों के लिए, जो बहुत दिनों से ये नज़र लगाए हुए थे कि हमारे लिए कोई कुछ करेगा। बोर्ड के गठन से विशेषकर जो मखाना के किसान हैं वो काफ़ी लाभान्वित होंगे। उसके साथ साथ मखाना की जो तकनीक है उसका जो प्रशिक्षण है किसानों को मिलेगा और जो तालाब में जो पारंपरिक तरीके से किसान भाई मखाना की खेती करते हैं, अभी भी करते हैं, वो खेतों में इसकी खेती शुरू करेंगे। बिल्कुल, खेतों में खेती कर रहे हैं किसान, लेकिन थोड़े स्तर पर कर रहे हैं। और अगर कुछ तकनीक विकसित हुई, प्रजातियां हुई, प्रबंधन हुआ, खरपतवार प्रबंधन हुआ, पोषक तत्वों का प्रबंधन हुआ और जो
सबसे बड़ी समस्या है इसमें, जो हम बीज जो निकालते हैं, जो मशीन से लावा बनाते हैं, वो मैकेनाइजेशन अगर अच्छी तरीके से हो जाएगा तो एक क्रांति मखाना के किसानों के बीच में आ जाएगी। बिल्कुल। और मखाना की क्रांति जब आएगी तो देश को बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और साथ साथ हमारे देश के वासियों के लिए उनके स्वास्थ्य का भी जो है अच्छा होगा, क्योंकि ये मखाना अपने आप में एक सुपर फूड है। सुपर फूड है और इसमें जो है कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में है, अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है और फैट तो ना के बराबर है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, तो ये सब मिनरल से भरपूर है। बिल्कुल। तो इसको कंप्लीट फूड हम कह सकते हैं। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं ये जो मखाने की खेती है वो बिहार के न केवल बल्कि देश भर में जहाँ भी मखाने की खेती हो रही है, इनसे जुड़े हुए सभी किसानों की दशा और दिशा को बदलेगी। और जिस तरीके से सरकार लगातार प्रतिबद्ध है मखाने की खेती को आगे प्रोत्साहित करने के लिए, इसके बारे में भी हम बात करेंगे और कुछ और खास जानकारी जानेंगे कि मखाने की खेती की रोपाई और प्रबंधन को लेकर किन खास बातों का किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई आइए खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। मखाना एक तरह का जलीय पौधा है। हमारे देश में मखाने की 80% खेती बिहार में की जाती है। मखाना की खेती या तो जल जमाव वाले क्षेत्र में जिसकी गहराई 4 से 6 फीट हो, या फिर खेतों में अन्य फसलों की तरह ही की जाती है। रोपाई विधि की बात करें तो स्वस्थ और नवजात पौधों की रोपाई मार्च से अप्रैल के महीने में कतार से कतार और पौधे से पौधे की दूरी 1.20 मीटर गुणा 1.25 मीटर पर की जाती है। रोपाई के करीब 2 महीने के बाद चमकीले बैगनी रंग का एकल फूल जहां तहां से निकलना शुरू हो जाता है। फूल निकलने के 45 से 40 दिनों बाद फल पूरी तरह से विकसित और परिपक्व हो जाता है। फल और मखाना के सभी भाग कंटीली प्रकृति के होते हैं। मखाना के फल पूरी तरह से परिपक्व हो जाने के बाद गूदेदार फल फटना शुरू हो जाते हैं। फल फटने के बाद पानी की ऊपरी सतह पर तैरते हैं। 2 से 3 दिन तालाब की निचली सतह पर बैठना शुरू हो जाते हैं। फूलों के विकसित होने और फल के फटने की प्रक्रिया सितंबर के महीने तक चलती रहती है। सितंबर के महीने के अंत या अक्टूबर में स्थानीय औजार जिसे गंजा कहते हैं, उसकी सहायता से जलाशय की सतह में 5 से 30 सेंटीमीटर की गहराई में बैठे बीजों को श्रमिकों की सहायता से जमा किया जाता है। फसल कटाई के 2 से 3 महीने बाद जलाशय में शेष बचे लगभग 1/3 बीज जो इकट्ठा करते समय छूट जाते हैं, दूसरी फसल के लिए अंकुरित होना शुरू कर देते हैं। प्रबंधन की बात करें तो मखाना में खरपतवार, कीट और रोग प्रबंधन करना भी जरूरी होता है। तो मखाने की खेत में और मखाने की फसल में किस प्रकार से आप रोपाई कर सकते हैं और किन किन तरीकों से प्रबंधन करके अच्छी फसल को लिया जा सकता है, इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश की गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरे विषय की तरफ रुख करते हैं डॉक्टर अजय कुमार त्रिवेदी जी का हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार त्रिवेदी जी, अगर हम बात करें आम के बागों की देखभाल को लेकर, तो आम एक ऐसा फल है जो न केवल फल है बल्कि इनके जो पसंद करने वाले हैं, जो आम को पसंद करने वाले हैं, उनके लिए बहुत खास है। ये केवल आम नहीं है, खास है, कहने का मतलब मेरा समझिएगा। और अगर हम किसानों की स्थिति को लेकर बात करें, किस प्रकार से किसान भाई इस मौसम में आम के बागों की देखभाल की तैयारियां शुरू कर दें ताकि आने वाले समय में जो बाजार की मांग है उसको पूरा कर सकें और अपने मुनाफे को भी वो अच्छा कर सकें। हेलो जी डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ जी, इस समय डॉक्टर अजय कुमार जी, आपको आवाज मिल रही है? चलिए डॉक्टर अजय कुमार से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन डॉक्टर अजय कुमार जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? चलिए डॉक्टर अजय कुमार तो लगता है तकनीकी समस्या की वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके पास लौटेंगे। लेकिन उससे पहले मखाने की खेती कितनी आम के बागों की देखभाल करने के लिए कौन सी बातें बहुत महत्वपूर्ण है, एक रिपोर्ट के जरिए पहले देख लेते हैं।
आम की अच्छी पैदावार लेने के लिए ये द्विमाही काफी महत्वपूर्ण है। मार्च में आम में पुष्पण के बाद फल लगने की क्रिया शुरू हो जाती है। पुष्पण के दौरान किसी भी कीटनाशी का उपयोग करने से बचें। इस अवधि में छिड़काव करने से जहां एक ओर पराग कण बह जाते हैं, वहीं लाभकारी कीटों की भी मृत्यु हो सकती है। इसके अलावा पुष्पण के दौरान बागों की सिंचाई भी न करें, लेकिन फल लगने के तुरंत बाद सिंचाई के समुचित प्रबंध को सुनिश्चित जरूर करें। इस अवधि में कुछ रोगों और कीटों के संक्रमण की आशंका भी बनी रहती है। चूर्णिल आसिता रोग से बचाव के लिए मार्च के पहले सप्ताह में पहला छिड़काव आर्द्रशील गंधक 2 ग्राम प्रति लीटर से जब बौर 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी हो तब, और दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिनों के अंतराल पर डिनोकैप से जरूर करें। बौर पर श्याम वर्ण दिखाई देने पर कार्बेंडाजिम की 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मीली बग से बचाव के लिए पेड़ों के तने पर पॉलीथीन की 3 फुट चौड़ी पट्टी बांध दें और पौधों की बजाय भूमि पर किसी अंतर प्रवाही कीटनाशी का छिड़काव प्रौढ़ कीटों को नष्ट करने के लिए करें। फलों को फुदका या तेला से बचाने के लिए डाइमेथोएट 0.5 मिलीलीटर को 1 लीटर पानी में मिलाकर या बुप्रोफेजिन 25% SC की 1 से 2 मिलीलीटर मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि किसी भी तरह की दवा का उपयोग करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। तो आम की देखभाल किस प्रकार से करनी है और बागों से अच्छा उत्पादन किस प्रकार से लेना है, इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की है। कुछ और बातों को समझेंगे। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं डॉक्टर अजय कुमार त्रिवेदी जी से। डॉक्टर अजय कुमार जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? डॉक्टर अजय कुमार जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है तकनीकी समस्या है और अभी भी जुड़ाव नहीं हो पा रहा है। रुक करते हैं राजवीर शर्मा जी का। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, अब हम बात करते हैं मखाने की पारंपरिक खेती को लेकर। हम बात कर रहे थे जिस तरीके से पारंपरिक खेती करते आ रहे थे अभी तक, तालाबों में हम किसान भाई को देखते थे, तालाबों में वो बीज की रोपाई वगैरह करते थे। अब हम देख रहे हैं कि खेतों की तरफ किसान भाई मुड़ रहे हैं और नई नई तकनीकों का ईजाद हो रहा है और खेतों के जरिए भी मखाने की खेती संभव हो गई है। रोपाई का कितना महत्व है इसके अंदर और कौन कौन सी रोपाई की विधि है जिससे किसान भाई अच्छा खासा उत्पादन ले सकता है? पुलकित जी, जैसा कि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि किसान भाई जो पारंपरिक तरीके से तालाबों में खेती करते हैं, तालाबों में पानी काफ़ी 9 फुट रखना पड़ता है और जो है तालाबों में पानी जब मखाना की फसल पक जाती है तो उसमें से बीज को निकालना बहुत कठिन काम है और पूरा बीज किसान भाई निकाल भी नहीं पाते हैं जी। और दूसरा है उसमें समय बहुत लगता है। दिसंबर से लेकर के आपका सितंबर तक जो है तालाब आपका मखाना से भरा हुआ होता है और साथ में उसमें मछली लेने में भी थोड़ी दिक्कत होती है। हाँ, लेकिन मछली किसान भाई तालाब में ले सकते हैं मखाना के साथ। थोड़ा सा 10 बाई 10 का जो क्षेत्रफल छोड़ करके बीच में, तालाब के बीच में, क्योंकि मछलियों को सांस लेने के लिए थोड़ी सा जगह चाहिए होती है। बिल्कुल। और उसमें क्या होता है कि चारों तरफ बांसों से नेट लगा देते हैं जिससे मखाना का पत्ती जो है उस क्षेत्र में ना जाए और मछली को तालाब के बाहर खड़ा होकर के भी हम जो है उसका खाना उसमें फेंक दें तो खाना मछलियों को आसानी से मिल जाता है। ये पारंपरिक तरीके से किसान भाई मखाना की खेती बिहार में करते हैं, आज भी करते हैं। कुछ गवर्नमेंट्स के तालाब हैं उनको लीज पे दिया जाता है किसानों को, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है और पैदावार कम होती है। उसमें हम किसी वैरायटी का चुनाव नहीं कर सकते। दूसरी बात है उस तालाब में खाली मछली और मखाना ही उगाया जा सकता है। तो उसकी समस्याओं को देखते हुए जो है वैज्ञानिकों ने कोशिश किया कि भाई हम इसको तालाबों की वजह से, तालाबों से हम खेतों में कैसे लेके आए। जिस किसान भाई के पास 1 फीट पानी की व्यवस्था है वो अपने खेत को तैयार कर सकता है मखाना की फसल के लिए। उसमें क्या करना होता है, जैसे हमारा टॉपिक ही है कि मखाना की रुपाई और प्रबंधन। बिल्कुल। तो उसके अंदर मखाना की जो नर्सरी है वो दिसंबर के महीने में अगर 1 हेक्टेयर का तालाब, 1 हेक्टेयर का आपको खेत में मखाना लगाना है तो आपको 500 वर्ग मीटर की नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी जी। वो दिसंबर के महीने में तैयार होती है। उसको जैसे हम धान में
पडलिंग करते हैं, ट्रैक्टर चला के मिट्टी का गादा बनाते हैं, जैसे धान की खेती में धान की रुपाई से पहले, उसी तरीके से तैयार करके 500 वर्ग मीटर की नर्सरी में जो है 20 किलो बीज जो है मखाना का डाला जाता है। 20 किलो मखाना का बीज हम दिसंबर के महीने में डाल देंगे तो फरवरी के एंड में तो नर्सरी तैयार हो जाती है और मार्च के फर्स्ट वीक से लेके अप्रैल के सेकंड वीक तक जो है हम रुपाई का टाइम निर्धारित करते हैं। और जब जिस खेत में रुपाई करनी होती है उसको साफ सुथरा करते हैं। और अगर किसान भाई ने गेहूं हार्वेस्ट कर लिया है या सिंगाड़ा निकाल लिया है या दूसरी उसमें फसल है तो अप्रैल तक वो तैयार कर सकता है। मार्च और अप्रैल का महीना जो अब चल रहा है ये रुपाई का उत्तम समय है मखाना की फसल का। तो जो है पहले उस खेत को आप जो है 1 हेक्टर खेत है, 2.5 किला है, जो उसको आप पानी भरो 1 फुट। पानी भरने के बाद जैसे हम ट्रैक्टर से कादा करते हैं धान के खेत, धान की रुपाई के से पहले, उसी तरीके से सेम उसी तरीके से ट्रैक्टर चला करके उसको अच्छी तरह उसको हम पडलिंग करते हैं। और 1 फुट से 1.5 फुट पानी हम रखते हैं, मेड बड़े बड़े बनाते हैं जिससे पानी एक खेत का पानी दूसरे खेत में ना जाए। और जो है नर्सरी की जो है नर्सरी को उखाड़ते हैं सुबह और जो है मेन खेत में ले जा करके उसमें अगर मान लो पहली बारी मखाना खेत में लगाते हैं तो उसमें गोबर की खाद 15 दिन पहले आप मिक्स कर सकते हो जी। और नाइट्रोजन का जो मात्रा है 100 किलो नाइट्रोजन और 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास की ये मात्रा जो है हम वैज्ञानिकों ने मखाना की फसल के लिए सिफारिश की है। लेकिन ये मैं किसानों को बताऊंगा कि एक बारी मखाना उस खेत में हो गया बिल्कुल तो अगली बारी जो है खाद की जो है डालने की ज़्यादा जरूरत नहीं होती। उसका कारण क्या होता है कि हम जब मखाना का बीज निकाल लेते हैं, निकालने से पहले हम मखाना के पत्ते जो होते हैं बड़े बड़े कांटेदार होते हैं उनको क्या करते हैं तलवारों से काट करके उसी खेत में मिला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उसमें खाद मिल जाती है तो वो खेत जो है अपने आप में उर्वरक बन जाता है बिल्कुल, मतलब उसकी फर्टिलिटी स्टेटस काफी अच्छा सुधर जाता है। तो आगे जा करके हम 1-2 साल बाद जो है अगर खाद ना भी डालें नाइट्रोजन फास्फोरस DAP के रूप में या यूरिया के रूप में तो चल जाता है। लेकिन सिफारिश की ये 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटास ये सिफारिश की है। उसके बाद जो है मिला करके पडलिंग करके रुपाई के लिए 1 मीटर से 1 मीटर की दूरी लाइन से लाइन की रस्सी बांध करके किसान भाई एक खेत के एक कोने से दूसरे कोने में रस्सी बांधेंगे और लाइन से लाइन की जो है 1 मीटर की दूरी पौधे से पौधे की और लाइन से लाइन की दूरी रख करके उसकी रुपाई करेंगे। रुपाई करने के बाद पानी ज़्यादा ना डालें जिससे पानी हिलेगा नहीं तो उसकी जड़ें जो है जल्दी मिट्टी के संपर्क में आ जाएंगी जी। उसके बाद जो है 1 महीना वो रुपाई के बाद जो है वो जो है सीडलिंग जो होती है जो पौध जो हमारी होती है मखाना की वो मिट्टी के साथ संपर्क बना लेती हैं और पौधा अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और शुरुआती तौर पर कुल मिलाकर ये कुछ मुख्य बातें हैं जिसका किसान भाई ध्यान रखें और खेत की तैयारी करते समय चाहे आप तालाब में कर रहे हो चाहे खेत में कर रहे हो, शुरुआती तौर पर अगर इस प्रकार से आप प्रबंधन की शुरुआत करेंगे, खेती की तैयारी की शुरुआत करेंगे तो आगे चलकर आप अच्छा फसल उत्पादन ले पाएंगे। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लेकिन उससे पहले यहाँ तो एक छोटे से ब्रेक का कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। ब्रेक के उस पार आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। दो महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बात हो रही है मखाने की रोपाई एवं प्रबंधन कितनी महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से करना चाहिए, और इस पर ज़्यादा जानकारी आज हमारे साथ साझा करें डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी के, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं वो फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हेलो जी तिलकराज जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। हाँ जी जी, सवाल पूछिए। तिलकराज बोल रहा हूँ नूरपुर हिमाचल प्रदेश से। जी, सवाल पूछिए। हाँ जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ दो क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जी। एक सवाल मेरा ये है कि मखाना की खेती हमारे इलाके में हो सकती है? जी सर दूसरा सवाल, एक सेकंड तिलकराज जी, दूसरा सवाल पूछिए। दूसरा सवाल ये है कि हमारे देसी आम है, उनके ऊपर ना जब आम हो जाते हैं कोई 50 ग्राम के, तो ऊपर उनके काले रंग का धब्बा आता है, वो गिर जाते हैं नीचे बहुत सारे आम। जी, आपके दोनों समस्याओं का उनका समाधान क्या करते हैं। जी तिलकराज जी, आप जवाब सुनिए। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और क्या जानकारी चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी मखाने की खेती संभव है, अगर है तो किस प्रकार से करें, मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, मखाना की खेती के लिए किसानों के पास सबसे पहले तो 1 फीट पानी की व्यवस्था, 1.5 फीट पानी की व्यवस्था हमेशा रहनी चाहिए, नर्सरी लगाने से हार्वेस्टिंग तक। दूसरी बात, मखाना की खेती के लिए हमारा जो तापमान है, देखिए जलवायु के हिसाब से ही फसलों का चुनाव होता है, जलवायु के हिसाब से ही फसलें लगाई जाती हैं। बिल्कुल। मखाना की खेती के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, तापमान बहुत आवश्यक है। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको हम कहते हैं कि भाई 50 से 90 जो है होनी चाहिए। और बारिश का तो कोई बात नहीं, बारिश तो होती है हिमाचल में, लेकिन हिमाचल में कुछ एरिया में जहाँ तालाब होता है, जहाँ टेम्परेचर ये होता है, तो वहाँ लगाई जा सकती है। लेकिन ठंड ज़्यादा होती है, ठंड के मौसम में ये फसल ज़्यादा काम नहीं करेगी। तो आप हिमाचल प्रदेश में अगर तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास का है आपके क्षेत्र में, तो ही आप सक्षम हैं मखाने की खेती करने में, अथवा आपने डॉक्टर साहब को सुना, आपकी समस्या का समाधान किया गया है। डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हैं, और जलवायु की बात हो रही है, साथ ही साथ अगर हम बात करें बीज दर और इसके वैरायटीज़ की, अगर हम बात करें इसके किस्मों को लेकर, मैं देख रहा हूं कि आप अपने टेबल पे कुछ किस्में लेकर भी आए हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। लेकिन फिलहाल एक दर्शक है, उनका रुख कर लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंदस्वरूप जी, स्वागत है, सवाल पूछिए। हेलो जी नंदस्वरूप जी, सवाल पूछिए। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी। जी, मैं सवाल जानना पूछिए। चाहता हूँ जिसमें मखाने की खेती करनी है, उस मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी हो, और दूसरी चीज जो हमें पानी देना कितने फुट देना चाहिए, और हमें क्योंकि हम पहली बार मखाने की खेती करना चाहता तो हमें ट्रेनिंग कहाँ लेना पड़ेगा, और बीज हमें कहाँ से उपलब्ध होगा, और 1 एकड़ में कितनी हमारी कमाई हो सकती है खर्चा काट करके। जी नंदस्वरूप जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। हाँ बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो बाराबंकी साइड के लिए जो मखाना की खेती है, उसके लिए पीएच जो है सभी फसलों के लिए पीएच न्यूट्रल होनी चाहिए। 6 से 7 से 7.5 के बीच में पीएच होगी तो बहुत बढ़िया होगी। उसके लिए दूसरी बात, आपने पूछा पानी की मात्रा 1.5 फुट हमेशा आपके पास उसका प्रबंधन होना चाहिए। और तीसरी बात यह है कि आप जो है मखाना की, हमारे पास कई वैरायटीज हैं। स्वर्ण वैदई है जो हमारे मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा ने विकसित किए हैं, और साबोर मखाना 1 जो है साबोर यूनिवर्सिटी ने, जो है बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने विकसित किए, उसका बीज आपको दरभंगा से मिल सकता है और साबोर से मिल सकता है। साबोर मखाना का साबोर से मिलेगा, और स्वर्ण वैदई का बीज जो है दरभंगा मखाना अनुसंधान केंद्र से मिल सकता है। दूसरी बात, इसके लिए मखाना की खेती के लिए प्रशिक्षण की बात आपने की, प्रशिक्षण आपको मखाना अनुसंधान केंद्र से भी मिल सकता है। आप जिस जिले में रहते हो वहाँ के जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं या डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, वहाँ से सभी किसान जो भी मखाना लगाना चाहते हैं वो सब संपर्क करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बना करके दरभंगा के मखाना अनुसंधान के अध्यक्ष को आप एक पत्र लिख सकते हैं और वहाँ प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। जी
डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, लौटते हैं उस सवाल पर जो मैं आपसे पूछ रहा था कि जो ये वैरायटीज़ हैं उस वैरायटीज़ का क्षेत्र अनुसार किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, और जो ये किस्में हैं इन किस्में में गुणवत्ता किस प्रकार से होती है, इसके उत्पादन का आकार कितना छोटा बड़ा हो सकता है और इसकी गुणवत्ता किस प्रकार से होनी चाहिए, इसके आधार पर किस प्रकार से किसान भाई अपने क्षेत्र अनुसार किस प्रकार से किस्मों का चुनाव करें? देखिए, किस्म जो है मखाना के क्षेत्र में ज़्यादा किस्मों का विकसित नहीं हुई है। इसमें मास सिलेक्शन के जरिए जो है प्रजातियों का विकास किया जाता है, और जो वैरायटी जो मैंने बताई, जो प्रजाति मैंने बताई, ये पॉपुलर प्रजाति है मखाना की फसल की। इनमें से कोई भी आप चुनाव करके अपने क्षेत्र में लगा सकते हैं। रही बात, जैसे इन्होंने कहा कि भाई खेत में लगाने से किसानों को तालाब की तुलना में ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? खेत में आप मखाना के साथ साथ मखाना के बाद सिंघाड़ा लगा सकते हैं, उसी पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं। मखाना में जब 1.5 फुट पानी रखा हुआ है आपने, 1.5 फुट पानी चारों तरफ से मेड़ से घिरा हुआ है, तो मखाना का बीज निकालने के बाद उसमें आप सिंघाड़ा लगा सकते हैं जी। और सिंघाड़े की बाद अगर मान लो सिंघाड़ा नहीं लगाना चाहते तो उसी पानी में लेट वैरायटी धान की भी लगा सकते हैं। अगस्त सितंबर के महीने में धान की वैरायटी भी लगा सकते हैं, और फिर धान की वैरायटी के बाद लेट वीट की वैरायटी भी लगा सकते हैं। उससे आप इनकम बढ़ा सकते हैं। तो ये कई बार जो है फसल प्रणाली का लाभ खेत में मिल जाता है जो तालाब में नहीं मिल पाता जी। तो उससे आमदन किसान की ज्यादा बढ़ जाती है जी। अब रही बात, ये आपने कहा था कि ये क्या प्रजातियां हैं। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा और लौटूंगा आपके पास। फिलहाल एक दर्शक है, बार उनका सवाल ले लेते हैं, फिर अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप रंजीत कामत सुपौल बिहार से जुड़ गए हैं। जी रंजीत जी, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर मेरा सवाल मखाना पे है। मखाना हमारा सीडलिंग तैयार हो गया है सर, और हम जो है ना अब लगा सकते हैं उनको, अभी उचित समय है मखाना लगाने का जी। और हाँ, और हम 2 हेक्टेयर लगाते हैं सर। हम जैसे कि अभी लीज पे लेके खेती करते हैं, तो इसमें यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई हमारे लिए कोई प्रावधान है? हाँ जी डॉक्टर राजीव शर्मा बैंक से कोई कुछ सुविधा हमें और मिल जाए, जैसे कि हम जी रंजीत जी, आपके दोनों सवालों को शामिल कर रहे हैं और आप अब जवाब सुनिए। आम पे अल्फान जो प्रजाति है अल्फान, उसके साथ यानी कि दूसरा आम भी लगाना जी रंजीत जी, जैसे कि हम बागवानी करते हैं तो। जी रंजीत जी, आपके दोनों सवालों को शामिल कर रहे हैं और आप जवाब सुनिए। डॉक्टर राजीव शर्मा जी, मखाना की बात जो है, आपने पहला प्रश्न पूछा कि मखाना की खेती 2 हेक्टेयर एरिया में है, रुपाई का सही समय यही है। मार्च और अप्रैल का महीना जो है रुपाई करने का सही समय है खेत के अंदर। अब खेत में जो आप रुपाई करेंगे, जैसे मैंने बताया 1 मीटर से 1 मीटर दूरी में आप रुपाई करें। और दूसरा प्रश्न जो था कि भाई आप किस तरीके से जो है 2 हेक्टेयर एरिया में जो आपका उत्पादन है पौंड की तुलना में वो ज़्यादा है। पौंड में अगर मखाना लगाते हैं 1 हेक्टेयर में तो किसान को 16 क्विंटल के आसपास बीज उत्पादन होता है, और जब खेत में लगाओगे तो 22 से 26 क्विंटल बीज जो है प्रति हेक्टेयर से मिल जाएगा। दूसरा आपने प्रश्न एक पूछा था कि क्या मखाना का जो है दूसरा इनका प्रश्न क्या पूछा था? मखाने का क्या ये सही समय है, ये बुआई कर सकते हैं? हाँ, रुपाई का सही समय है जी। दूसरा एक प्रश्न और था इनका कि भाई जो है, हाँ, कितनी क्या गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी है क्या? गवर्नमेंट की कोई सब्सिडी? हाँ, ये प्रश्न उन्होंने पूछा था। देखिए, जो किसान भाई मखाना तालाब में लगाते हैं उनको 13,400 रुपये गवर्नमेंट देती है सब्सिडी के रूप में, और जो किसान भाई खेत में लगाते हैं उनको बिहार सरकार 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सब्सिडी देती है। ये हमारा जो है बिहार सरकार की कुछ इंसेंटिव पॉलिसी है कि भाई जो मखाना लगाएंगे उनको ये सब्सिडी मिलेगी। तालाब में लगाने के लिए अलग है और खेतों में लगाने के लिए अलग है, इसलिए बिहार सरकार भी खेतों में लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। डॉक्टर साहब, ये सब्सिडी पाने की प्रक्रिया क्या है? क्या हर किसान जो जिसने खेत में लगा रखा है वो सब्सिडी ले सकता है? और क्या इस सब्सिडी के आवेदन के लिए कोई ऐसे मापदंड तैयार किए गए हैं कि कितने हेक्टेयर में मखाने की आपकी खेती होनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। ये देखिए, जैसे मान लो हर जिले में डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है। ये मखाना की फसल जो है हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में आती है, बिल्कुल है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर होता है, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, हमारे डीएम साहब होते हैं। तो आप उनसे संपर्क कीजिए,
वो बताएंगे कि भाई सब्सिडी के लिए क्या एप्लीकेशन है, कि आपको खेत आपके नाम पे होना चाहिए या बीज यहाँ से लेंगे या क्या उनकी प्रक्रिया है सब्सिडी देने की। तो आप उनके साथ संपर्क करके इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी, साथ ही डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, इन तमाम बातों के साथ एक बात और भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिस तरीके से हम बाकी फसलों के जब बीज का चुनाव करते हैं तो उत्तम गुणवत्ता वाला बीज है या फिर राष्ट्रीय बीज निगम से ही आप बीज लें, और बीज खरीदते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे किसान भाई ठगे ना जाएं। अगर हम मखाने की खेती में बात करें तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसको ध्यान में रखकर वो बीज की गुणवत्ता को पहचान सकते हैं कि हम सही बीज ले रहे हैं और सही जगह से बीज ले रहे हैं? देखिए, जब अच्छा बीज आप अगर अच्छी जगह से लेंगे तो आपको अच्छा बीज मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि मखाना का बीज अगर स्वर्ण वैदेही प्रजाति का लेना है तो मखाना अनुसंधान केंद्र में मिलता है, और बीज जो है आपको सितंबर अक्टूबर के महीने में ही लेना है। बीज ज़्यादा दिन पहले नहीं लेना है। मखाना के बीज की ये एक खासियत है कि अगर मखाना का बीज सितंबर में आपने खेत में से निकाला है तो अक्टूबर नवंबर तक ही बीज वो काम करेगा। उसके बाद वो पानी में पड़ा ही खुद जम जाएगा जी। और जमे हुए बीज को आप दोबारा खेत में नर्सरी में डालेंगे तो वो नहीं जमेगा, तो अंकुरण एक ही बार होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है किसान भाई, बीज बहुत समय पहले ना खरीदें, और जब आपको नर्सरी लगानी है और या तालाब में डालना है तो उससे 4-5 दिन 10 दिन पहले ही बीज लाओ, और बीज ला के तुरंत भी उसको पानी में रखो। बाहर रखने से बीज मखाना का खराब हो जाता है जी। तो ये विशेषकर ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जब बीज की आपने गुणवत्ता की कैसे पहचान करें, जब बीज मखाना का आप पानी पे तैराओगे तो वो नीचे बैठ जाएगा जी। अगर पानी पे तैरता है तो वो हल्का बीज है, बिल्कुल वो खोखला बीज है। तो ये एक आम तरीका है जी, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि भाई हम अंदर से उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज चेक कर लें इमीडिएटली, वो तरीका अलग है। लेकिन जो किसान भाई अपने लेवल पे, अपने घर के लेवल पर कर सकते हैं, वो इसी तरीके से पहचान सकते हैं कि भाई ये अच्छा बीज है, तुरंत पानी में बैठ जाएगा हैं, और हल्का बीज जो है तैरेगा। बिल्कुल, ये बेहतरीन तरीका है कि बीज की गुणवत्ता को पहचानने के लिए। और किसान भाई जो आम जीवन में आमतौर पर खेती करते समय जिस तरीकों को अपनाते हैं, डॉक्टर साहब ने उसका उदाहरण दिया, आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर कुछ और महत्वपूर्ण बातें होंगी इस कार्यक्रम में, लेकिन आप बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हलो के साथ। एक ब्रेक के उस पर लौट रहे हैं। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी, यहां मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हलो किसान। चर्चा कर रहे हैं दो महत्वपूर्ण विषयों पर। और अगर आप भी मखाने की खेती करना चाहते हैं या प्रबंधन करने का तरीका जानना चाहते हैं या मखाने से जुड़ा कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल या व्हाट्सअप का इस्तेमाल करके इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, आप अपने साथ कुछ सैंपल्स भी लेके आए हैं। अगर हम वैरायटी की बात करें तो क्या ये वैरायटीज को दर्शाता है या इसके बारे में क्या कुछ खास जानकारी आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? देखिए, मखाना जो हम बाजार में देखते हैं, जो आम आदमी देखता है, वो सफ़ेद जो है डायमंड, वाइट डायमंड उसको बोलते हैं, और जब इसका बीज होता है तो उसका ब्लैक डायमंड बोलते हैं। अब आप देखेंगे ये जो है इस मखाना के ऊपर ये काला सा निशान पड़ा हुआ है। ये इसको अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये ब्लैक है। ब्लैक सीड से जो है, ब्लैक सीड से व्हाइट बनता है। ब्लैक डायमंड इसको जो है बोलते हैं, और सीड को, और इससे व्हाइट बनता है जो हम लोग खाते हैं। तो इसमें भी जब किसान भाई सीड से, उसके बीज से मखाना का लावा बनाते हैं तो वो बहुत बड़ी प्रोसेसिंग है। उसमें काफी जो किसान भाई शामिल होते हैं उनको काफी कष्ट होता है, उनको काफी दर्द होता है, उनके हाथ भी कभी कभी जल जाते हैं। तो ये उस समय करते हैं। तो उसमें जब फोड़ते हैं तो अगर उसका तापमान और उसके हिट करने की स्पीड एक जैसी मैच नहीं होती तब तक अच्छा लावा, ये फूला हुआ लावा नहीं बनता है जी। अगर
थोड़ी सी कमी रही तो छोटा बन जाता है और उसकी पपड़ी जो है उसका जो कवर होता है छिलका वो उस पर चिपका रहता है। और ये जो है इसको कहते हैं थुर्री जी, इसको मुर्रा थुर्री कहते हैं। ये इसका साइज 10 mm होता है और जो अच्छा लावा होता है उसका 12 से 14 mm तक का लावा बनता है, मोटा, जो रसगुल्ले जैसा सफेद। तो इसका दाम बहुत कम होता है। अगर ये 200 रुपये 150 रुपये किलो है तो ये 600-800 रुपये किलो है। आज ये भी जो लावा है जो आप देख रहे हैं ये भी मीडियम क्वालिटी का है, ये भी पूरा A1 क्वालिटी का लावा नहीं है। A क्वालिटी का लावा तो और भी बड़ा होता है और वो मार्केट में आज जो है 1500 से 1700 रुपये किलो मिल रहा है। तो ये मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि कभी कभी जो है पैकेट में आप खरीदते हैं मखाना तो ध्यान रखें कि उसमें कहीं थुर्री तो ना मिली हुई है। ये मैं यहाँ किसानों को या जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ कि भाई बीच में ये थुर्री भी मिक्स करके लोग बेचते हैं तो वो चीज़ का हालांकि ये भी प्रयोग होती है, ये भी वेस्ट नहीं है। इसको भी आप पाउडर बना करके सेरेलैक टाइप जैसे जहाँ बिकता है बाजार में, बिल्कुल पाउडर बना करके उसका हलवा बना सकते हैं। लेकिन ये साइज इसमें छोटा है, थोड़ा सा खाने में भी इसको थोड़ा सा दांत का तो ज़्यादा प्रेशर करना पड़ता है। ये थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये थोड़ा सा कड़क होता है तो इसलिए ये इसको थुर्री भी बोलते हैं, मुर्रा भी बोलते हैं साइज के हिसाब से। और ये लावा होता है, ये एक जो है हालांकि मीडियम क्वालिटी का है, इससे भी बढ़िया क्वालिटी का लावा बाजार में मिलता है। जी डॉक्टर राजेश शर्मा जी, जिस तरीके से आपने उदाहरण दिया कि इस प्रकार से समस्याएं आती हैं और साइज छोटा रह जाता है तो बाजार में मूल्य कम मिलता है क्योंकि क्वालिटी ग्रेडिंग करने में फ़र्क पड़ जाता है। किसान भाई कौन सी गलतियों को ना दोहराएं जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, या किन बातों को ध्यान में रखा जा सकता है जिससे कि जो छोटे मखाने निकल रहे हैं प्रोसेसिंग के दौरान वो उसकी मात्रा कम हो, जो बड़ी मखाने का साइज है वो ज़्यादा निकले? देखिए वो क्या है, इसके लिए हर आदमी जो है लावा नहीं बना सकता। इसके लिए प्रशिक्षण जो स्किल्ड जो आदमी होते हैं वही काम करते हैं। उनको अनुभव होता है कि भाई जो है किस तापमान में कैसे रोस्टिंग करनी है, कैसे उसको हीट करना है, वो हीट करने के पर रखता है। अगर मान लो आपका मिक्स लावा बन गया है तो उसकी आप ग्रेडिंग कर सकते हो। आप उसको वेस्ट में मत समझिए। अगर अच्छा है, मान लो 100 किलो में से अगर अच्छा लावा 40 किलो है और 20 किलो कम छोटा लावा है तो उसका प्राइस कम होता है। लेकिन किसान ग्रेडिंग करके अपना माल को ग्रेडिंग करके आप अलग अलग रेट से बेच सकते हैं। जी फिलहाल दर्शक हैं उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, राकेश शुक्ला हैं वैशाली बिहार से। राकेश जी आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। राकेश जी आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। हेलो सर। जी राकेश जी सवाल पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, बोल रहे थे कि मखाना की खेती किस प्रकार किया जाता है? जी मखाने की खेती करना चाहते हैं राकेश जी वैशाली बिहार से। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। हाँ, वैशाली जिला में तो मखाना की खेती थोड़ा कर सकते हो आप, क्योंकि हालांकि दरभंगा के मुजफ्फरपुर में और इधर हाजीपुर में मखाना की खेती तुलनात्मक कम होती है, केला ज़्यादा होता है उधर। आप मखाना की खेती कर सकते हैं और आपके तो नज़दीक है दरभंगा, ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से बीज भी ले सकते हैं। बीज भी ज़्यादा महंगा नहीं होता, 100 रुपये किलो हम बीज बेचते थे। जो है वो वहाँ से आप बीज ले सकते हैं और मखाना लगा सकते हैं। अगर आपके पास खेत है और पानी की व्यवस्था है तो आप मखाना वहाँ लगा सकते हैं, उसमें कोई आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। जी डॉक्टर राजेश शर्मा जी, इसके साथ ही अगर हम बात करें, जैसे किसान ने सवाल भी पूछा था, सवाल रह गया पूछने कि 1 हेक्टेयर में लागत की अगर बात की जाए कितनी लागत लगती है, समय की भी और उसके जो प्राइसिंग है उसमें भी कितना खर्चा आता है, और इस लागत के दौरान कितने समय के बाद उसको कितना आउटपुट मिल सकता है, मतलब कितनी कमाई वो 1 हेक्टेयर की मखाने की खेती से कर सकता है? देखिए, अब जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था की, भाई कितना फ़ायदा होता है, कितना खर्चा होता है, हर आदमी जो है जब भी कोई व्यवसाय शुरू करता है या कोई खेती करता है या कोई बिजनेस करता है तो ये सोचता है कि भाई मेरे को खर्चा कितना करना है और मेरी जेब में कितना आना है। तो सही बात है, जब किसान भाई अगर पौंड में, तालाब में 1 हेक्टेयर का तालाब है, उसमें वो मखाना लगाना चाहते हैं, खाली मखाना, तो उसको खर्चा
ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। पहले मखाना के तालाब की सफाई करनी पड़ती है। सफाई करने के बाद उसमें जो है, जैसे मैंने नर्सरी में बताया कि नर्सरी में 1 हेक्टर की नर्सरी के लिए जो है 20 किलो बीज चाहिए, यहाँ 80 किलो बीज चाहिए, क्योंकि यहाँ बीज जो डाला जाता है तालाब में गहराई काफ़ी होती है, तो 80 किलो बीज 1 हेक्टर के तालाब में चाहिए होता है, और इसमें समय ज़्यादा लगता है। अगर खाली मखाना लगाएंगे तो उनको 45 से 50 हज़ार की इनकम, नेट इनकम उसको प्रॉफिट मिल जाएगा मखाना की खेती करने से। अगर किसान भाई तालाब में ही मखाना के साथ मछली भी लेना चाहते हैं जी, तो उनको 30-35 हज़ार का और भी उसका इजाफा हो सकता है। मतलब लगभग 85 से 90 हज़ार उनको मिल जाएंगे अगर वो मखाना की खेती भी करेंगे और उसमें मछली भी लाएंगे। राहू, कतला, मिरिंगल जो है, राहू जो है, कतला और जो है राहू और मिरिंगल जो है नीचे बैठती हैं और कतला जो है ऊपर होती हैं। तो तालाब में 3 लेयर होती है मछलियों की, अपना अपना क्षेत्रफल होता है, अपना अपना एरिया होता है, तो उनके जो फिंगरलिंग डाल सकते हो और बीच में थोड़ा जगह छोड़ देंगे तो उनको 85 हज़ार रुपये का नेट प्रॉफिट उनको मिल जाएगा, मतलब उनकी कीमत निकालने के बाद जी। अब रही बात खेत में जी, खेत के अंदर अगर मान लो आपने, क्योंकि खेत में फसल जो है कम समय की होती है मखाना की, इसलिए किसान भाई दूसरी फसल भी उसमें ले सकते हैं। बिल्कुल, सिंघाड़ा ले सकते हैं। सिंघाड़ा, मखाना की खेती के बाद सिंघाड़ा ले सकते हैं। और अगर सिंघाड़ा नहीं लेना चाहें तो वो धान की वैरायटी लेट और उसमें जो है गेहूं भी लेट वैरायटी का ले सकते हैं। 3 फसल ले सकते हैं खेत में, तो उसमें उनको 1,25,000 या 20,000 तक, जैसा वो प्रबंधन करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। देखो ये जो मैं अनुमानित जो है उनका नेट प्रॉफिट बता रहा हूँ, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है। कोई अच्छी मेहनत करेगा, कोई अच्छा टाइम से सोइंग करेगा, कोई अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग करेगा, अच्छी तरीके से गेहूं निकालेगा, अच्छी तरीके से चावल की रुपाई करेगा, सब प्रबंधन करेगा, तो उसकी इनकम ज़्यादा भी हो सकती है। और जो कम ध्यान देगा, क्योंकि खेती तो ध्यान की होती है, अगर आपने प्रबंधन अच्छी तरीके से किया तो आपका मुनाफा काफ़ी हो सकता है जी। तो ये सब अनुमानित जो है इसकी जो है इकोनॉमिक्स है कि कितना लगभग किसान को मुनाफा मिल सकता है जी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, क्योंकि मखाना एक जलीय पौधा है और बिहार की अगर हम बात करें एग्रीकल्चर स्थिति को लेकर, हम देखते हैं कि हर साल बिहार में कई ऐसी फसलें होती हैं जो सिर्फ बाढ़ की वजह से बहुत नुकसान हो जाता है किसान भाइयों को, चाहे वो किसी भी तरह की फसल हो। अब बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या मखाने जो लगे हुए हैं, अगर वो बाढ़ की चपेट में आ गए तो ऐसे समय में सरकार द्वारा क्या मदद की जाती है, और उन किसानों के लिए आप क्या सलाह, ऐसा समाधान देना चाहेंगे जो इस स्थिति से निपटने के लिए अपनी फसल को भी बचा लें और उनकी फसल को नुकसान भी ना हो? देखिए, बाढ़ की स्थिति किस समय होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मखाना उस टाइम पक रहा है, अगस्त सितंबर के टाइम पे, अगर उस टाइम बाढ़ आ जाती है, बाढ़ से क्या होता है, मखाना का बीज भी पक रहा है, वो नीचे गिर गया है और पानी उसमें बढ़ गया है, और पानी एक खेत से दूसरे खेत में जाता है, तो मखाना का बीज भी जो है इधर से उधर जा सकता है, किसानों को नुकसान हो सकता है। हाँ, सिर्फ ये है कि बाढ़ की स्थिति में मछली पालन थोड़ा सा एक लाभदायक जो है हो सकता है किसानों के लिए। तो बाढ़ की स्थिति में तो या तो धान या मखाना जो है कारगर फसल है, लेकिन अगर ज़्यादा समय के लिए बाढ़ रहती है तो उसमें बीज इधर से उधर जाने से किसानों को नुकसान होगा जी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी है, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि इन सभी तैयारियों को लेकर आपके मखाने की खेती में आगे बढ़ेंगे तो आपको अच्छा उत्पादन लगातार मिलता रहेगा। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, अगर हम बुआई को लेकर तमाम बातें हमने कर ली, अब विधि की भी बात आपने बताई, अब बात करते हैं उर्वरकों और खाद का प्रयोग। बुआई करने के समय में आपने बताया गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या उसमें मछली भी अगर हम डाल रहे हैं या फिर सिंघाड़ा लगा रहे हैं, क्या बाद में कभी फसल उत्पादन तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, या सिर्फ एक बार डाल दिया तो ज़रूरत पड़ती है? और अगर ज़रूरत पड़ रही है तो किस किस अनुपात में प्रयोग करना चाहिए और क्या क्या यूज़ करना चाहिए? नहीं, देखिए पुलके जी, ये बात बहुत अच्छी है कि देखिए, जब हम खेत में मखाना की खेती करते हैं और खेत में जब मखाना का बीज गिर जाता है नीचे, तो पत्तियां होती हैं, उनको पत्तियों को काट देते हैं। मखाना का पौधा बहुत बड़ा पौधा होता है, बहुत लंबा होता है, पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं। हम अगर पत्ती को हमारे सामने रख दें तो वो पत्ती हमको ढक लेगी, बिल्कुल। और इतना न्यूट्रिएंट होता है इस प्लांट में, तो 1-2 साल बाद जब हम पत्तियों को काट देते हैं और उस खेत में मिला देते हैं,
तो उर्वरकों की आवश्यकता कम पड़ती है। लेकिन जब आपने धान की फसल लगाई है और आपने गेहूं लगाया उसी खेत में, तो आपको उर्वरक धान की फसल के अनुसार, गेहूं की फसल के अनुसार नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक की मात्रा वो मिट्टी की अवस्था के हिसाब से उसको डालना ही पड़ेगा। तो ये उर्वरक मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा। और रही बात जो है कीड़े मकोड़ों की, अब मान लो खरपतवार आते हैं या कीड़े मकोड़े आते हैं, तो उनका प्रबंधन, जैसे कीड़े आपको दिखाई दें, चाहे वो मखाने की फसल हो या सिंगाड़े की हो, तो आप उसमें जो है कीटनाशक का प्रयोग करके उनको नियंत्रित कर सकते हैं। जी, फिलहाल एक दर्शक हैं, उनका रुख कर लेते हैं। फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं सुशांत कुमार, उड़ीसा से हैं। सुशांत जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। सुशांत जी, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछें। मखाना का बीज हमको कहाँ से मिल सकता है, उसके बारे में जानना था। जी, मखाने का बीज इनको उड़ीसा में कहाँ से मिले डॉक्टर पटनायक जी? आपके उड़ीसा में मखाना उगाया जा सकता है और कई क्षेत्रों में उगाया भी गया है। तो जब हम मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष थे, तो हमने मखाना जो है उड़ीसा में काफ़ी किसान लोग हैं, मखाना का बीज हमारे केंद्र से लेके गए थे। मणिपुर में भी, उड़ीसा में भी, वेस्ट बंगाल में भी, इवन यूपी के कुछ क्षेत्रों में भी, सीतापुर, शाहजहाँपुर, आपका ये बनारस के आसपास। तो आपको उड़ीसा का बीज, उड़ीसा के लिए आप हमारे केंद्र से बीज प्राप्त कर सकते हैं। और नज़दीक साबोर है, बिरसा बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी साबोर में, वहाँ से भी आप मखाना का अच्छी वैरायटी का बीज प्राप्त कर सकते हैं। और बीज की मात्रा जो रेट जो है 100 से 125 किलो के आसपास है प्रति किलो। जी, तो इस प्रकार से आपको बीज उपलब्ध हो जाएगा। आप बीज लेकर आगे बढ़े खेती में और अच्छा खासा कीर्तिमान स्थापित करें, अच्छा खासा उत्पादन ले, यही हम कामना करेंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आपसे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप सभी बने रहें, देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। ब्रेक के उस पार सवालों और जवाबों का सिलसिला फिर से जारी है। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी का। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, तमाम पहलुओं पर आपने बहुत बारीक जानकारी हमारे दर्शकों को बताया है और उम्मीद करेंगे कि इन सभी जानकारियों से दर्शकों को लाभ भी होगा। अब बात करते हैं उत्पादन को लेकर और हार्वेस्टिंग को लेकर। उत्पादन कर लिया हमने, तमाम चीज़ों से उत्पादन भी कर लिया। अब कटाई की अगर हम बात करें तो कटाई को लेकर किन विधियों को किसान भाई को अपनाना चाहिए ताकि उनके सारे बीज उनको निकल आए? और शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि बहुत से बीज किसान भाई नहीं निकाल पाते हैं, तो ऐसी स्थिति क्यों पैदा होती है और क्या कोई ऐसा तरीका है कि सारा बीज निकाल लिया जाए? देखिए, मखाना का जब बीज पक करके गिर जाता है खेत में, उसके निकालने के लिए जो बिहार में जो आम तरीका है, मल्हा लोग जो हैं ग्रुप में घूमते हैं 20-20 साइकिलों पे, और उनसे हम रेट तय करते हैं कि भाई ये 1 हेक्टेयर का मखाना का खेत है, इसमें आपको हमारा बीज गिर गया है और आप उसमें से मखाना का बीज निकालिए। तो उनमें क्या है कि वो रेट तय करते हैं कि भाई पहले जब मखाना निकालेंगे तो हम 1 किलो का इतने डाल करके और उसमें डालते रहते हैं। तो इस तरीके से हार्वेस्टिंग होती है। इसके लिए मैकेनाइजेशन बहुत जरूरी है, ऐसे यंत्र की आवश्यकता है किसानों के लिए। और मेरे ख्याल से जो है मखाना बोर्ड स्थापित होने के बाद जो है इस समस्या को जो है
शायद सुलझा लिया जाएगा। बिल्कुल सुलझा लिया जाएगा, क्योंकि अब तक जितनी किसान भाइयों की जो मांग रहती है उस पर कहीं ना कहीं सरकार हमारी ध्यान देती है और उनकी समस्याओं का समाधान भी करती है। फिलहाल रुक करते हैं दर्शक का। मुकेश जी हैं हमारे साथ फोन लाइन के जरिए। मुकेश जी, आपका स्वागत है, सवाल पूछिए। मुकेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें तो सवाल पूछिए। हेलो जी मुकेश अवस्थी जी, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि हम मखाने की खेती किस आधार पर कैसे करें? मखाने की खेती की शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कैसे करें, बीज कहाँ से प्राप्त करें और किस तरीके से उसका करें, उसकी विधिवत जानकारी। जी, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश से हैं डॉक्टर राजवीर शर्मा जी। और शाहजहांपुर में बीज इनको कहाँ से मिले, क्या ये खेती वहाँ कर सकते हैं, संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। देखिए, शाहजहांपुर में तो बीज आपको नहीं उपलब्ध होगा। जो है आपको बीज तो अच्छी क्वालिटी का बीज अगर आपको चाहिए तो ये दो जो स्थान बताए हैं मैंने, साबौर या मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा, वहाँ से आप बीज प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, पहले तो आपका अगर आपको खेत में करना है और या तालाब है आपके पास, दोनों ही अवस्थाओं में मखाना लगाया जा सकता है। पहले तो आपको तय करना है कि आपको खेत में करना है। खेत में अगर मखाना लगाना है तो आपको जो है खेत में 1.5 फुट पानी का अरेंजमेंट आपके पास हमेशा रहना चाहिए। और दूसरी बात, पहली बारी मखाना लगा रहे हो तो आप पहले प्रशिक्षण ले लीजिए जी। 4-5 दिन का प्रशिक्षण है, या तो मखाना अनुसंधान केंद्र से या साबौर विश्वविद्यालय से, कृषि विश्वविद्यालय से आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आप खेत की तैयारी कीजिए, नर्सरी लगाइए। जैसे मैंने अभी बताया था, नर्सरी दिसंबर में लगती है, फरवरी मार्च में आप इसकी रुपाई कीजिए। खेत की तैयारी, जैसे धान की तैयारी करते हैं, धान की रुपाई से पहले पडलिंग करनी पड़ती है, 1 फुट पानी रखना पड़ता है, चारों तरफ मेड़ होनी चाहिए और उसकी ट्रांसप्लांटिंग करनी पड़ती है। उसके बाद हाँ, जब मखाना का बीज गिर जाए तब एक बात है, आप पहले बिहार जा करके कुछ आदमियों का मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष से संपर्क कीजिए। वो कुछ आदमियों का, हमने भी उससे ऐसे किया था, जैसे सीतापुर था, शाहजहांपुर था, आपका सीतापुर में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहां पर हमने बीज दिया था। और छत्तीसगढ़ में भी हमने बीज दिया था। वहां पर हमने कुछ कुशल जो वर्कर थे, जो बिहार के ही थे, वो जाकर के उन्होंने वहां मखाना निकाला था और मखाना फोड़ा भी था। तो वो इस तरीके का अरेंजमेंट जो है मखाना अनुसंधान केंद्र के अध्यक्ष कर सकते हैं, या साबौर कृषि विश्वविद्यालय से भी संपर्क करके आप वहां से पहले सीजन में पहली बार जब मखाना का बीज निकालें या पहली बार मखाना के बीज से लावा बनाएं, तो आप वहां से 2-4 वर्कर्स, जो कुशल वर्कर जो यही काम करते हैं, उनको ला करके उनके साथ सीखिए, उनके साथ ट्रेनिंग लीजिए। 1 साल की बात है, 2 साल की बात है, फिर आप परफेक्ट, आप अपने आप एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। फिर आप अपने आप इसकी खेती आसानी से कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार से आप प्रशिक्षण लेकर किसी भी खेती में, किसी भी चीज़ की आप खेती करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है प्रशिक्षण। अगर प्रशिक्षण लेकर आप करेंगे तो आप पूरी तैयारी कर सकेंगे और आप हर बारीक बातों को जानेंगे, तो आप अच्छा उत्पादन भी ले पाएंगे। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी एक दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सअप के जरिए हमें सवाल भेजा है, उनका सवाल ले लेते हैं। ये MM नारंग है, नई दिल्ली से। ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से आज छतों पर कई तरह की सब्जियां उगाई जा रही हैं, क्या हम मखाने को भी अपनी छत पर उगा सकते हैं? देखिए, छत पे मखाना लगाने के लिए अगर आपके पास, देखिए छत पे अगर मिर्च का पौधा लगाना है तो एक गमले में एक पौधा मिर्च का हो जाएगा और आपको मिर्च मिल जाएंगी। लेकिन मखाना का पौधा जो है बहुत बड़ा क्षेत्रफल चाहिए, वो एक पौधे के लिए बहुत बड़ा एरिया चाहिए, वो मेरे ख्याल से संभव नहीं हो पाएगा। हाँ, दूसरे जैसे मिर्च है या गेंदे का फूल है या आम का पौधा है, वो आप छत पे लगा सकते हो। नींबू का पौधा है, वो एक गमले में लगा देंगे तो वो पेड़ पे लग जाएंगे। लेकिन इसके लिए पानी हमेशा रहना चाहिए। और फिर आप कैसे बीज निकालेंगे, फिर आप उसको कैसे फोड़ेंगे, कैसे फोड़ कर लावा बनाएंगे, तो ये संभावना छतों पर जो है शहरों में थोड़ा सा कठिन होगा जी। डॉक्टर जी शर्मा जी, तमाम पहलुओं पर हमने बात करी है। अब एक आखिरी पहलू आता है कि हमने बुआई भी कर ली, खरपतवारों से नियंत्रण भी कर लिया, हमने खाद भी अपनी फसल को दे ली है, कटाई भी कर ली है। अब बात आती है उसके पैकेजिंग को लेकर। पैकेजिंग और भंडारण की अगर हम बात करें, ये कितना महत्वपूर्ण होता है और पैकेजिंग किस प्रकार से करें, कैसे क्या क्या विधि होनी चाहिए पैकेजिंग की, जिससे उसको अच्छा मूल्य मिल सके। अगर किसान भाई भंडारण करना चाहते हैं तो अच्छे भंडारण की विधि क्या होगी, वहाँ की आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, खुले में रखें, सुखा के रखें, किस बोरी में पैक करें, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, मखाना जब आपने अक्टूबर नवंबर के महीने में निकाल लिया, उसकी ग्रेडिंग करके आप जो है
एयर टाइट पैक में उसको रखें, क्योंकि जैसे ही तापमान बढ़ता है या घटता है या जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है बढ़ती घटती है, तो उससे वो है मखाना जो है मॉइस्चर ले लेता है, और मॉइस्चर लेने के बाद जो है खराब हो जाता है। अगर मॉइस्चर ज़्यादा है बाहर एनवायरनमेंट में और तो सोख लेगा तो वो खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े भी लग सकते हैं। अगर मखाना ज़्यादा दिन का रखेंगे तो उसमें कीड़ों का प्रकोप भी हो जाता है। तो पैकिंग एयर टाइट होनी चाहिए और ज़्यादा समय के लिए उसको ज़्यादा स्टोर आप नहीं कर सकते। जी ये है जी। तो मखाने की खेती को लेकर संपूर्ण जानकारी आज के हेलो किसान कार्यक्रम में डॉक्टर राजवीर शर्मा जी ने आप तक पहुंचाई है। आप इन सभी जानकारियों का सही तरीके से सही समय पर इस्तेमाल कर अपनी खेती किसानी में परिवर्तन लेकर आइए। और अगर आप मखाने की खेती से जुड़ रहे हैं तो प्रशिक्षण सबसे पहले जरूरी है। प्रशिक्षण लेकर आप आगे बढ़ेंगे तो अच्छा खासा उत्पादन लेंगे और बाजार में अच्छा मूल्य भी आपको अपनी फसल का मिल पाएगा। डॉक्टर राजवीर शर्मा जी, कीमती समय निकालकर आप स्टूडियो पहुंचे और हमारे दर्शकों के लिए जो महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। समय साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार जी। तो ये था आज का हेलो किसान कार्यक्रम और हमने संपूर्ण जानकारी आपको मखाने की खेती से जुड़ी हुई साझा की है। अगले कौन से विषय लेकर हम हाजिर होंगे जिससे जुड़कर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, आइए अगले विषय पर एक बार नजर डाल लेते हैं। हेलो किसान के अगले अंश में बात होगी एकीकृत कृषि प्रणाली को लेकर, कितना महत्वपूर्ण है ये कृषि प्रणाली और किस प्रकार से आप इससे फायदा ले सकते हैं। साथ ही दूसरा विषय रहेगा फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन। तो ये दोनों विषय रहेंगे और इन दोनों विषय से जुड़ी हुई आपको कोई भी जानकारी, कोई भी सवाल आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है। आप हमारी ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, hellokisan2015@gmail.com। इसके अलावा डीडी किसान के कॉल सेंटर पर भी फ़ोन करके आप अपने सवाल या सुझाव दर्ज करा सकते हैं। नंबर नोट कर सकते हैं 1800-113060 सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक आपकी सेवा में नंबर खुला रहता है। इसके अलावा हेलो किसान के इस कार्यक्रम में कोई जानकारी आपसे छूट गई है, जानकारी को दोबारा सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं या कहीं इस जानकारी को पहुंचाना चाहते हैं तो आप डीडी किसान की यूट्यूब चैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी हेलो किसान के इस कार्यक्रम को आप दोबारा से खुद भी देख सकते हैं और कई किसानों तक इन जानकारियों को पहुंचा भी सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। फिलहाल के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें डीडी किसान के साथ। नमस्कार।